Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर 1। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ सीरीज़ चलाई थी, जैसे कि हमने आपकी महा मैराथन क्लास की सीरीज़ चलाई थी, क्विक रिकैप सेशन की सीरीज़ चलाई थी। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1, जिसपे कि हम सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड आपका मॉडल पेपर 1 रहने वाला है, जिसको आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हो, क्योंकि आप खुद से आंसर्स लगा सकते हो और देख सकते हो अपनी प्रिपरेशन को कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। और ये वाला जो सेशन आया है ये भी हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पे आया है। मन्नू माहिया, उन्होंने कहा था कि मैम उनका कहना था कि वो सिर्फ हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उसके लिए उनको डेली 10 जो आपकी 10 यूनिट्स है पेपर 1 में, तो 10 यूनिट के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आए, जो कि पॉसिबल नहीं था सेपरेट लाना। इसीलिए उनकी डिमांड को फुलफ़िल करते हुए, उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर 1 लेकर आई हूँ, जिसमें कि हम सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर रही हूँ, ये आपके मॉडल पेपर 1 में आएंगे। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि आप ये मान लीजिए कि आपका जो अपकमिंग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर मैं आपका ये क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हम इसका अभी आज पार्ट 1 कर रहे हैं। होपफुली हम इसको 1, 2, 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। तो ये आपका मॉक टेस्ट की तरह रहने वाला है, तो सेशन के साथ लास्ट तक बने रहें विदाउट स्किप किए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कैसे लेकर आए हैं, एज अ मॉडल पेपर लेकर आए हैं, एज अ मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हैं हमारे चैनल पर नए, तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, सो दैट अगर हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। A shift in attitude and respondents between 2 points during data collection is called। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कि क्या होता है। एक शिफ्ट जो होता है किसी भी एटीट्यूड में 2 पॉइंट्स के बीच में डेटा कलेक्शन के टाइम पे, जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हो, तो आपके एटीट्यूड पे जो शिफ्ट आती है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, उसको आप रिएक्टिव इफेक्ट कहते हैं, मैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं, रिग्रेशन इफेक्ट कहते हैं, या फिर कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हेयर, दैट इज रिग्रेशन इफेक्ट। क्योंकि क्या हो रहा होता है, एक रिग्रेशन यहाँ पर लग रहा होता है। ओके, हिंदी में देखेंगे, डेटा संग्रहण के दौरान 2 बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में बदलाव को क्या कहा जाता है। तो जब डेटा संग्रह हो रहा होता है, तो उस समय जब आपके 2 बिंदुओं के बीच के उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस आना मीन्स क्या होना, प्रतिगमन होना, यानी कि प्रतिगमन का प्रभाव। प्रतिक्रियात्मक मतलब अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, हमने कोई प्रक्रिया की और सामने से उसी प्रक्रिया का अगर रिजल्ट आया, दैट इज प्रतिक्रियात्मक, कि हमें क्या मिला, प्रतिक्रिया मिली, परिपक्वता यानी मैचुरेशन। तो यहाँ परिपक्वता की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है दृष्टिकोण में बदलाव की, चेंजेस की। एंड चेंजेस एंड जो आपके बदलाव है, ये आपके किस में जाएंगे, प्रतिगमन में जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Moving towards our next question, that is question number 2. The time frame in which a study explores a situation or problem is also called the। देखिए, अब क्या होता है, एक टाइम पीरियड हो सकता है, हम कह सकते हैं, जिसमें कि कोई भी स्टडी क्या करती होती है, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्थिति को और किसी भी समस्या को क्या कर रही होती है, उसको एक्सप्लोर कर रही होती है, उसको खोज रही होती है। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, उस टाइम पीरियड को हम रेफरेंस पीरियड कहेंगे, एज कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव टाइम कहेंगे। तो देखिए, वो टाइम पीरियड जहाँ पर कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो किसी एक प्रॉब्लम को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो उसको हम कहते हैं रेफरेंस पीरियड। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन, वह समय सीमा जिसमें कोई अध्ययन किसी व्यक्ति किसी स्थिति या समस्या का अन्वेषण करता है उसे भी समय सीमा कहा जाता है। तो उसे कौन सी समय सीमा कहा जाता है जिसमें कि वो किसी भी अध्ययन या किसी स्थिति की समस्या का अन्वेषण कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं संदर्भ अवधि। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे सेशन का क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। आपका जो कोरिलेशन का एनालिसिस होता है उसका जो मुख्य विशेषता है इज टू सीक आउट, वो क्या है कि हम वेरिएबल्स में डिफरेंस का पता लगाएं, ठीक है, या फिर वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में वेरिएशंस हो, वेरिएबल्स में डिफरेंसेस हो, या फिर एसोसिएशन हो वेरिएबल्स में, या फिर रिग्रेशन हो वेरिएबल्स में। तो देखिए कोरिलेशन, कोरिलेशन अगर आप ये टर्म देख रहे हैं कोरिलेशन, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, एक रिलेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो जब रिलेशन किसी चीज़ में फॉर्म होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका ज्वाइंट होगा, ठीक है। जब रिलेशन हो रहा है तो दो लोग क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, एक फैमिली हो रहे हैं। हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि जब रिलेशन हो रहा है तो दो लोग क्या बन रहे हैं, एक फैमिली बन रहे हैं, एक फैमिली का पार्ट बन रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसका मतलब भी क्या होगा कि रिलेशन बन रहा है तो डिफरेंस तो नहीं आएंगे, अलगाव तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा हमें चरों के बीच में, वेरिएशंस भी देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, बल्कि क्या देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ पर एसोसिएशन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि जब आपका रिलेशन होगा तो लोग क्या करेंगे, आके ज्वाइन करेंगे, तो एक क्या बनाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एंड दिस टर्म्स एज एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। अगर कोरिलेशन एनालिसिस है तो उसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर वेरिएबल्स के बीच में क्या होगा, एसोसिएशन होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सेम हिंदी में। यहाँ कहते हैं सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता यह पता लगाना है। तो सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या पता लगाना है, चरों के बीच अंतर का पता लगाना है, नहीं, संबंध हो रहा है, संबंध बन रहा है दो लोगों के बीच में, तो वहाँ अंतर का पता नहीं लगाएंगे, ना ही उनके बीच कोई भिन्नता होगी, बल्कि उनके चरों के बीच जो संबंध होगा उसका हम पता लगाएंगे कि बेसिकली क्या एसोसिएशन वहाँ पे फॉर्म हुआ है, क्या रिश्ता बना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट विच ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन अ कोर्स ऑफ स्टडी। आप जब स्टडी कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कौन सी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लर्नर के पर्सपेक्टिव पर प्रभाव डालती है। तो वो आपकी लर्नर की कमिटमेंट है कि लर्नर की कमिटमेंट प्रभाव डाल रही है, बिल्कुल डाल रही है। आपके लर्नर अगर कमिटमेंट कर देता है कि मुझे तो ये पढ़ना है, मुझे इतना टाइम पीरियड में इतना टॉपिक कवर करना है एंड दैट्स इट, तो लर्नर की ये कमिटमेंट हो गई, बिल्कुल प्रभाव डालेगी उसके पर्सपेक्टिव पे। पेरेंट्स का इंटरेस्ट क्या है लर्नर में, तो पेरेंट्स के इंटरेस्ट है, हमें कोई मतलब नहीं चाहे पेरेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड हो लर्नर में या बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, लर्नर जो है अगर वो इंटरेस्टेड है खुद में, उसने कमिटमेंट कर दी तो वो उसको डेफिनेटली फुलफिल करेगा। उसको पेरेंट्स के इंटरेस्ट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, बिल्कुल लर्नर की अपना जो पूर्व ज्ञान होगा वो बिल्कुल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ऑलरेडी उसने जिस भी चीज़ के लिए कमिटमेंट की है उसके लिए वो पहले से कितना जानता है, क्योंकि जितना वो पहले से जानता होगा उसी में वो ऐड ऑन करेगा ना। अब हम कह दें कि वो पहले से कुछ नहीं जानता, बिल्कुल ज़ीरो है, तो अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तो उसे पता ही नहीं होगा मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बट अगर उसके पास अपना खुद का कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस होगा, प्रायर नॉलेज होगी, तो वो उसी में ऐड ऑन करेगा इन्फॉर्मेशंस को एंड कह सकते हैं हम कि अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर लेगा। स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया, जो भी कंसर्न्ड एरिया है उसमें लर्नर की स्किल क्या है, तो बिल्कुल आप ये चीज़ तो देखोगे जो भी वो पढ़ा रहा है, जो भी वो कर रहा है, एनीथिंग, मान लीजिए कि उसको वो बास्केटबॉल खेल रहा है, तो बास्केटबॉल खेलने की उसके पास पहले मैं बता चुकी हूँ स्किल एंड एबिलिटी, तो बास्केटबॉल वो खेल रहा है, ये उसकी एबिलिटी तो है कि उसको बास्केटबॉल खेलनी आती है, बट कितने अच्छे तरीके से वो बास्केटबॉल खेल पाता है, दैट इज
स्किल, तो लर्नर की स्किल हमें देखनी है कि अगर वो बास्केटबॉल खेल रहा है तो वो उसमें स्किल्ड है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ उसको एबिलिटी है वो खेलने की। तो अगर उसको उस पर सिर्फ एबिलिटी है तो वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, बट वो अगर वहाँ पे स्किल्ड है, वो उसको बेहतर तरीके से कर पा रहा है, तो वहाँ पर एक इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरी बात आ गई कि फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, पहले भी बता चुकी हूँ कि चाहे फैमिली का बैकग्राउंड कुछ भी हो, इसलिए हम ये भी काट देंगे, चाहे फैमिली का साइज कुछ भी हो, चाहे सिर्फ वो अपनी मदर के साथ रहता हो, चाहे मदर फादर दोनों के साथ रहता हो, या फिर आपकी पूरी एक फैमिली के साथ रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पर्सपेक्टिव पे उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। लर्नर का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा, चाहे वो आपका रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी, कुछ भी है, और कैसी भी उसकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क हमें जो इन्फ्लुएंस करेगा उसके पर्सपेक्टिव को, एक तो उसकी कमिटमेंट इन्फ्लुएंस करेगी, उसकी प्रायर नॉलेज इन्फ्लुएंस करेगी, और उसकी स्किल जो होगी कंसर्न एरिया में उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस चुने तो हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखी थी, थर्ड देखी थी एंड फोर्थ देखी थी, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इन हिंदी। शिक्षार्थी की कौन सी विशेषताएं अध्ययन के पाठ्यक्रम में उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगी? तो क्या करेंगी? शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता, बिल्कुल, शिक्षार्थी की कमिटमेंट, शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता। नेक्स्ट, माता पिता की विद्यार्थियों में रुचि नहीं, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, बिल्कुल। संबंधित क्षेत्र में शिक्षार्थी का कौशल, यस। परिवार का आकार और जिस परिवार से वो संबंधित है उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमें चुनना था, और जो कि हम ऑलरेडी चुन चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। Now moving towards our next question, that is question number 5, and this says that the performance of a student, किसी भी एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है is compared with another student, अगर हम उसको दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये किस टाइप ऑफ टेस्टिंग में आएगा? किसी भी एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना कौन सा टेस्ट कहलाएगा? आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होगी। तो देखिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया हम सेट करते हैं कि बेसिकली किस क्राइटेरिया में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम हाइट को लेके कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से किसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है या कम है, वेट को लेके कर रहे हैं, या किसी भी अदर फीचर को लेकर। अगर हम कोई एक क्राइटेरिया सेट करके टेस्टिंग कर रहे हैं तो दैट कम्स इन द क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग। ठीक है, लेकिन तो या फिर हम कर रहे हैं आपका डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है उसका पता लगाते हैं कि बेसिकली बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम का जब हम पता लगाएंगे फिर तभी तो हम उसको रेमीडियल टेस्टिंग देंगे, यानी रेमीडियल टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम पता लगा रहे हैं तब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो रही है, लेकिन यहाँ हमने प्रॉब्लम भी पता नहीं लगाई है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो छात्र हैं हमारे, उनके बीच में आपस में तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। समेटिव टेस्टिंग, तो समेटिव टेस्टिंग में भी हम कोई तुलना नहीं करते, वहाँ पर हम बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी को एक क्या देते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी को यहाँ पर जज करते हैं। लेकिन जो ये आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है, यही हम कर रहे हैं। यहाँ पर एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना अगर हम दूसरे छात्र के प्रदर्शन से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉर्म सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। किस प्रकार के परीक्षण में एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र से की जाती है? तो मानदंड संदर्भित परीक्षण, नो। नैदानिक, नो। योगात्मक, नहीं, क्योंकि योग यहाँ हम मानक संदर्भित परीक्षण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 6 for the session says that from the list given below, यहाँ पर आपको जो लिस्ट दी हुई है, identify those
विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसेसेस। आपको पता है सैम्पलिंग प्रोसेसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है आपकी, डायमेंशनल, स्नोबॉल होती है। तो उनमें आप, लेकिन ये जो सैम्पलिंग होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपका होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पर कुछ संभावनाएं होती हैं, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो भी सैम्पलिंग्स आती हैं उनको यहाँ पर बताना है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आती है, डायमेंशनल आती है, या फिर स्नोबॉल आती है, क्लस्टर आती है, कोटा आती है, या फिर स्ट्रैटिफाइड आती है। ओके, सो हम यहाँ पर बताएंगे कौन सी आ रही है आपकी। तो सबसे पहले आ रही है आपकी डायमेंशनल सैम्पलिंग, ठीक है। डायमेंशनल सैम्पलिंग ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं देखने को मिलती है। सेकंड आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग है, यहाँ पर भी हम कोई संभावना नहीं देखते, ठीक है। तो डायमेंशनल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी, वेयर एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग केम्स इनटू द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ संभावना है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कि हमारे पास सैंपल्स रखे हुए हैं, उन सैंपल्स में से हम कोई भी एक पर्टिकुलर सैंपल उठा रहे हैं, तो वहाँ पर अगर A, B एंड C ये 3 सैंपल्स रखे हुए हैं, तो इन तीनों सैंपल्स को एक एक बार उठाने की, अगर हमें एक बार में एक सैंपल उठाना है तो 1/3 की यहाँ पर क्या रहेगी, एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि एक बार A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है। तो तीनों के आने की एक एक संभावना रहेगी। तो हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कंसीडर करते हैं, जबकि डायमेंशनल सैम्पलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डायमेंशंस हैं हमारे, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ऑल्सो कंसिडर इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में भी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, बट कोटा सैम्पलिंग इज टर्म्स एट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आप याद रख लीजिए, क्लस्टर, स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल रैंडम टेक्निक्स कम इन टू द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वेयर एज स्नोबॉल, कोटा एंड डायमेंशनल सैम्पलिंग केम्स इन टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर है। तो यहाँ हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है, तो यहाँ हमारा सही हो रहा है सेकंड था, थर्ड था एंड फिफ्थ था ऑब्वियसली, एंड इट्स हियर सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। क्लियर। हिंदी में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची में से आपको उनको पहचानना है जिन्हें गैर संभाव्यता प्रतिचयन प्रक्रिया कहा जाता है। तो वो कौन से हैं आपके, एक तो आयामी नमूनाकरण है, स्नोबॉल नमूनाकरण है एंड कोटा नमूनाकरण है। क्लियर। सो इट्स हियर इन ऑप्शन नंबर 4, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। Now moving towards our next question, and this question says that the conceptual framework in which a research is conducted is called a। अब जो ये आपका कंसेप्चुअल एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पर कि हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, तो वो आपका सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च कहलाता है, रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है, रिसर्च हाइपोथेसिस कहलाता है, या फिर रिसर्च पैराडिग्म कहलाता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप एक रिसर्च कर रहे हो, आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो, दैन यू हैव टू मेक अ रिसर्च डिज़ाइन, यू हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च डिज़ाइन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर रिसर्च प्रोसेस। अगर आपको अपनी रिसर्च प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, आपको अपनी रिसर्च प्रोसेस कंडक्ट करनी है, देन यू हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च डिज़ाइन। एंड सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हेयर, कि पहले आपको क्या, वो जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा जिसमें रिसर्च कंडक्ट होगी वो आपका रिसर्च डिज़ाइन होगा। वह वैचारिक ढांचा जिसमें अनुसंधान किया जाता है वह क्या कहलाएगा, तो वह आपका अनुसंधान डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, पर्सनालिटी टेस्ट है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल्स है। तो आप सबको पता है कि परफॉर्मेंस अगर हमें पता लगानी होती है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस का अगर हमें पता लगाना होता है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण का उदाहरण है, तो कौन सा है, तो ये है आपका योग्यता परीक्षण। क्लियर।
Question number 9. Which of these strategies in the list given below will be associated with direct teaching? यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है कौन सा इनमें से डायरेक्ट टीचिंग के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन देना, तो बिल्कुल जब आप एग्जाम्पल्स देते हो, जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो, तो आपकी जो टीचिंग होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टूडेंट जो होता है उसको एक्सपीरियंस कर पाता है। जैसे कि मैं आपको जब भी कुछ भी पढ़ा रही होती हूँ तो मैं आपको आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, तो वो एग्जाम्पल्स क्या करते हैं, आपको बिल्कुल डायरेक्ट उस पर पहुँचाते हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पहुँच रहे होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोटिंग इंक्वायरी। डायरेक्ट टीचिंग के लिए आप इंक्वायरी को प्रमोट करते हैं? नहीं। फोकस करते हैं आप कंसेप्ट पर? बिल्कुल नहीं। हमें डायरेक्ट टीचिंग करनी है, अगर हम कंसेप्ट पर फोकस करेंगे बिना उसको फोकसिंग मीन्स कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ठीक है। गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन, बिल्कुल अगर आप रिव्यू दे रहे हो, आप रिकैपिटुलेशन कर रहे हो, इट मीन्स आपकी जो टीचिंग है वो कैसी है, डायरेक्ट है। ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं आप और फिर फीडबैक दे रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका डायरेक्ट टीचिंग में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट टीचिंग में आपका आएगा कि आप एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन देंगे, आप रिव्यू एंड रिकैपिटुलेशन देंगे, आप प्रैक्टिस को और करेंगे एंड फीडबैक को और करेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीति प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी होगी? उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना, बिल्कुल उदाहरण और स्पष्टीकरण अगर आप दे रहे हो तो ये प्रत्यक्ष शिक्षण है। ठीक है। पूछताछ को आप बढ़ावा दे रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करा रहे हैं, ये भी नहीं है। समीक्षा और पुनरावृत्ति दे रहे हैं, ये आपका प्रत्यक्ष परीक्षण है। संचालन, अभ्यास का संचालन कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हैं, ये भी है। समस्या उठाना और उसकी समाधान करना आपका प्रत्यक्ष शिक्षण नहीं है। सो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड इट्स हेयर इन ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट from the list given below, identify those questions which are called process rather than content based questions. आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, फैक्ट बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड, ओपन, क्लोज। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कंटेंट बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन विच आर कॉल्ड प्रोसेस, जो क्वेश्चंस आपके प्रोसेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस की जगह। तो देखिए आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रोसेसिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके प्रोसेसिंग क्वेश्चंस होते हैं, आपके ओपन क्वेश्चंस आपके प्रोसेसिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप बाउंडेड नहीं होते। ठीक है। यहाँ पर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आप आंसर्स कर सकते हैं, अपने व्यूज़ यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर बाउंडेड नहीं हैं, तो आपका यहाँ सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन सही जा रहा है, एंड सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीचे दी गई सूची में आपको उन प्रश्नों की पहचान करनी है जिन्हें विषय वस्तु आधारित प्रश्नों की बजाय प्रक्रिया आधारित प्रश्न कहा जाता है। तो विषय वस्तु की जगह प्रक्रिया आधारित आपके होते हैं भिन्न प्रश्न, आपके तथ्य आधारित प्रश्न और आपके खुले प्रश्न। क्लियर? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, and second, third and fifth, it's here in last. अब हम देखिए आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर है आपका पूरा, जिस तरह से आपका यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर आता है उसी तरह से है। रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और मैंने आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करने की ट्रिक ऑलरेडी बताई थी कि हम ये क्या करना होता है अगर हमको टाइम को मैनेज करना है। और अब तो आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो अब तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। ऑनलाइन में तब भी प्रॉब्लम होती थी कि पैसेज हम हर जगह लेके जा सकते, अब तो पैसेज हमारी आंखों के सामने है, अब तो हम उसको पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। पहले मार्क करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता था। तो चलिए क्वेश्चंस को सबसे पहले रीड करेंगे एंड देन पैसेज पढ़ेंगे, और वहां से आंसर्स हम फाइंड आउट करते चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द टाइम साइकिल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन। जो टाइम साइकिल है सिस्टम की, नेचर के, वो क्या फॉलो करती है? पाथ, रिदम, प्रोसेस एंड साइकिल। प्रकृति की व्यवस्था का समय चक्र अपने आप चलता है पथ, लय, प्रक्रिया और साइकिल के अनुसार।
द व्यू सीन बाय अ पैसेंजर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ एन एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय प्रोसेस, पैटर्न, स्केल, रिदम। अगर कोई भी यात्री विमान की खिड़की से बाहर देख रहा है तो उसको बाहर देखने पर जो भी दृश्य दिखाई देगा वह इससे प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा? उसके प्रक्रिया से, उसके पैटर्न से, उसके स्केल से, उसके लय से। और जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है, स्टडी इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर। मैन एंड नेचर के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करती है। इन ऑर्डर टू, क्यों? ताकि वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को समझ सकें, स्टडी कर सके मैन्स एक्टिविटी की जो नेचर पे उसकी रहती है, या फिर जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस करें या फिर रिड्यूस करें मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को। भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया के परिणामों का अध्ययन करता है ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन को समझ सके, प्रकृति पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन कर सके, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ध्यान दे सके, या फिर मानव पशु संघर्ष को कम कर सके। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ज्योग्राफी में जो पैटर्न स्टडीज होती है, तो पैटर्न जो होते हैं वो स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन अ फेनोमेना एट अ पर्टिकुलर स्केल, एनी स्केल, एवरी स्केल एंड मोस्ट स्केल। तो भूगोल में पैटर्न किसी घटना में दिखाई गई भिन्नता का अध्ययन करते हैं एक विशेष पैमाने पर, कोई भी पैमाने पर, हर पैमाने पर, या फिर अधिकांश तराजू में। लास्ट क्वेश्चन द ऑफ पैसेज, द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद अदर एलिमेंट्स। जो अलाइनमेंट होगा लैंड मास का दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो कि पैसेंजर के द्वारा देखा जाएगा फ्लाइट में, वो क्या होगा? ग्लोबल स्केल पे होगा, कॉन्टिनेंट स्केल पे होगा, लोकल या फिर टाइम स्केल पे होगा। ये फटाफट से पैसेज भी रीड करते सो दैट जो हमने आंसर्स देखे वो हमारे क्लियर हो जाए कि इनका आंसर क्या है। ओके स्टार्ट। आप भी रीड करिए, मैं भी रीड करूंगी। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। In the field of geography, interrelated themes are frequently seen. These are scales, patterns, and processes. Obviously, scale is defined as a level of structure of organization at which a phenomenon is studied. Pattern is defined as a variation observed in a phenomenon studied at a particular scale. The third theme, process, further connects the first two. Process is defined as a description of how the factors that affect a phenomena act to produce a pattern at a particular scale. For instance, when a passenger on an aircraft looks out of the window, yes, when the passenger of an aircraft looks out of the window, the view changes according to the scale. Okay, at the global scale, when the aircraft maintains its height, he can see the chunks of cloud in all their patterns, the sun or the moon, as per the time. When the aircraft loses a little height, passenger can see the land and water masses in their different colors, shapes of land masses. At the continental scale, the passenger can see the shapes of the land features and how they are distributed. The pattern emerges as a variation of land and water and the proportion of each. Looking carefully, passengers can note how each landmass aligns with the others and how each mountain bears the sign of the process through which it emerged. So, भूगोल पृथ्वी की सतह में भौतिक और मानवीय संगठन को समझने का प्रयास करता है। ऑब्वियसली भूगोल के क्षेत्र में परस्पर संबंधित विषय अक्सर देखे जाते हैं। ये है आपके पैमाना, पैटर्न और प्रक्रिया, ये सब हम देखते हैं। तो पैमाने को संरचना और संगठन के उस स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर किसी घटना का अध्ययन किया जाता है। पैटर्न को किसी विशेष पैमाने पर अध्ययन की गई घटना में देखी गई भिन्नता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तीसरा विषय प्रक्रिया पहले दो को और जोड़ता है। तो प्रक्रिया को इस विवरण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि किसी घटना को प्रभावित करने वाले जो कारक है किसी विशेष पैमाने पर पैटर्न बनाने के लिए कैसे कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जब विमान में से कोई भी यात्री खिड़की से बाहर देखता है तो दृश्य पैमाने के अनुसार बदल जाता है, और वैश्विक स्तर पर जब विमान अपनी ऊंचाई बनाए रखता है तो वह समय के अनुसार अपने पैटर्न सूर्य या चंद्रमा में बादलों के टुकड़ों को देख सकता है।
जब विमान थोड़ी ऊंचाई खो देता है या थोड़े ऊंचाई पर आता है तो यात्री भूमि और जल द्रव्यमान को उनके अलग अलग रंगों और भूमि द्रव्यमान के आकार में देख सकते हैं। महाद्वीपीय पैमाने पर यात्री भूमि की विशेषताओं के आकार और उनके वितरण को भी देख सकते हैं। पैटर्न भूमि और पानी की भिन्नता और प्रत्येक के अनुपात के रूप में उभरता है। ध्यानपूर्वक देखने पर यात्री यह देख सकते हैं कि प्रत्येक भूभाग दूसरे के साथ किस प्रकार संरेखित है तथा प्रत्येक पर्वत पर उस प्रक्रिया के चिन्ह अंकित हैं जिसके माध्यम से वह अस्तित्व में आया है। Now, the processes in a geography change in a regular and repetitive manner. One instance of this is the annual and solar cycle of the sun and the earth. Most systems in nature display time cycles that are organized in a rhythm of their own, as these time cycles and natural processes are always active. The environment of the earth is always in a state of dynamism. परिवर्तनशील रहता है हमेशा. This environmental change is not only the result of natural processes but also the results of human activity. Physical geography works towards understanding the interaction between man and the nature and also the results of this interaction in order to manage global climate change better. तो भूगोल में प्रक्रिया नियमित और दोहरावपूर्ण तरीके से बदलती रहती हैं एंड इसका एक उदाहरण सूर्य और पृथ्वी का वार्षिक सौर चक्र है। प्रकृति में अधिकांश प्रणालियां समय चक्र प्रदर्शित करती हैं जो अपने लय में व्यवस्थित होती हैं क्योंकि ये समय चक्र और प्राकृतिक प्रक्रियाएं हमेशा सक्रिय रहती हैं। तो पृथ्वी का पर्यावरण हमेशा गतिशीलता की स्थिति में रहता है, बिल्कुल गतिशील रहता है और यह पर्यावरणीय परिवर्तन न केवल प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है बल्कि मानवीय गतिविधि का भी परिणाम है। तो भौतिक भूगोल जो है हमारा वो मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो बातचीत है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो है उसको बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए इस बातचीत के परिणामों को समझने की दिशा में काम करता है। नाउ क्वेश्चन आंसर करेंगे। द टाइम साइकिल ऑफ द सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर ओन। तो जो टाइम साइकिल है सिस्टम ऑफ नेचर की वो अपना क्या फॉलो करती है, तो इट फॉलो देयर रिदम, अपना खुद का रिदम फॉलो कर रही है, अपनी खुद की लय फॉलो कर रही है। ठीक है, तो प्रकृति की व्यवस्था का समय चक्र अपने आप चलता है और क्या फॉलो करता है, तो लय फॉलो करता है। अभी हमने देखा था लास्ट स्टैंजा में, द व्यू सीन बाय पैसेंजर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ एन एयरक्राफ्ट विल बी अफेक्टेड बाय स्केल। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर, किसी यात्री द्वारा विमान की खिड़की से बाहर देखने पर जो दृश्य दिखाई देता है वह प्रभावित होता है या होगा तो किससे, स्केल से। जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो स्टडी करती है रिजल्ट किसी इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर इन ऑर्डर टू, ताकि क्या किया जा सके, इश्यूज जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को उसको स्टडी किया जा सके। तो भौतिक भूगोल मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो अंतःक्रिया है उसके परिणामों का अध्ययन करता है ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर क्या किया जा सके, ध्यान दिया जा सके। इन ज्योग्राफी पैटर्न स्टडीज द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन अ फेनोमेना एट। ज्योग्राफी में जो है पैटर्न स्टडी करते हैं वेरिएशन जो कि ऑब्जर्व होते हैं फिनोमेना पे, कब, एक पर्टिकुलर स्केल पे। ठीक है, सो भूगोल में पैटर्न किसी घटना में देखी गई भिन्नता का अध्ययन करता है। कहाँ अध्ययन करता है, तो एक विशेष पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद अदर एलिमेंट्स। जो अलाइनमेंट होगा लैंड मास का दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कैन बी सीन बाय अ पैसेंजर। उसको पैसेंजर देखेगा फ्लाइट पे, कहाँ देखेगा, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल स्केल, हमने देखा था पैसेज में, तो कॉन्टिनेंटल स्केल पर देखेगा। हिंदी में देख के सेशन एंड करेंगे। अन्य तत्वों के साथ भूमि द्रव्यमान का संरेखण एक यात्री द्वारा उड़ान पर देखा जा सकता है महाद्वीपीय पैमाने पर। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन वो भी आप हमें दे सकते हो। और आपकी क्या डिमांड है, लाइक जैसे हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड रहती है और हम उनकी डिमांड को फुलफिल करने में लगे रहते हैं, तो आप भी क्या डिमांड हमसे करते हैं ज़रूर से बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।